राहुल गांधी हाथ में संविधान लेकर कुछ इस तरह से संविधान को अपने सर के ऊपर रखते हैं और याद दिलाते हैं कि ये देश संविधान से चलेगा, तो क्या माहौल वहां पर था दोस्तों। इस चुनाव में यकीन मानिए, इस चुनाव में इस तरह की रैली कहीं भी देखने को नहीं मिली, कहीं भी। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं सभी लोग? ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने वोट किया कि नहीं किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो पांचवें चरण का मतलब कि चुनाव कंप्लीट हो चुका है। हमारे कुमकुम बिनवाल जी एक लेडी हैं जिन्होंने मतलब कि काफ़ी अच्छा, मतलब कि जो भी हो रहा था उनकी रिपोर्टिंग वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। उन्होंने एक वीडियो जारी की है, वीडियो बहुत अच्छी बनाते हैं। तो वीडियो देख लेते हैं, वीडियो में क्या बात की है चुनाव को लेके, क्या बात की है अपने मोदी जी को लेके, क्योंकि वो कुछ उनकी पटरी जो है डामाडोल लगती नज़र आ रही है। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसी अच्छी अच्छी रिएक्शंस वीडियोस लेके आते रहते हैं। भाई काफ़ी भाई लोगों ने वोटें भी की हैं, लेकिन खुल के नहीं किए इस बार वोट, कह सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। इसी के साथ आज पांचवें दौर का मतदान भी खत्म हो गया, इसलिए फाइनल रिपोर्ट लेकर, फाइनल आंकड़े लेकर मैं आपके सामने आ चुकी हूं। आज मैं आपको बताऊंगी पांचवें चरण का मतदान क्रिस्प में, बिल्कुल क्रिस्प तरीके से, मैं लंबी लंबी लफबाजी में नहीं, क्रिस्प तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि वो दो राज्य कौन से हैं जहां आज पांचवें चरण के मतदान के साथ ही सील लॉक हो चुकी है। मामला क्लियर हो चुका है कि प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब मोदी जी का शायद तीसरी बार पूरा ना हो पाए। क्या 4 जून के बाद प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे मोदी जी? और अगर ऐसा होगा तो वो कौन से दो राज्य हैं जो उसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार होंगे, और कौन सा एक राज्य जहां से बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लग रहा है? वो सब कुछ आंकड़ों के जरिए तो मैं आपको बताऊंगी, साथ में वरिष्ठ पत्रकारों की टिप्पणियां भी मैं आज आपको सुनाने वाली हूं। इसके अलावा सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, फाइनल आंकड़ा क्या है। शाम 5 बजे तक का चुनाव आयोग ने जो आंकड़ा जारी किया है वोटिंग का, वो 56.68% है। ये शाम 5 बजे तक का आंकड़ा है, जो कि मैं ऐसे कहूंगी काफी उदासीन है। हाँ, तो जो उत्साही चुनाव, बड़ा ठंडा चुनाव, जो बड़ा बोरियत भरा चुनाव लगातार कहा जा रहा था, वो एक्चुअली में दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक राज्य ने उभर कर आया है जहां आज वोटिंग खत्म हो गई है। और वो एक राज्य सबसे बुरा सपना प्रधानमंत्री मोदी के लिए लेकर आया है। वो राज्य कैसे मोदी जी का रथ रोक नहीं रहा, मोदी जी को पूरी तरह से पीएम बनने से हर तरह से रोक रहा है। मतलब देख लीजिए, पूरा का पूरा राज्य मिलके मोदी को पीएम नहीं बनने दे रहा है। मतलब कि सोचिए, अच्छा राज्य में, अच्छा क्या नाम लेते हैं मोदी की, कुछ तो यार ऐसी बात होती है। अगर उसको रोक रहा है तो कुछ तो ऐसा है, दिख रहा है वहाँ के लोगों को कि भाई हाँ, देश में कि देश को बचाना चाहिए, अब मौका है, रोकना चाहिए। भाई पता नहीं अंधभक्तों को कौन सी ऐसी जड़ी बूटी पिला दी है मोदी जी ने, उनको सुन के ही राजी नहीं है। सब कुछ तफसील से मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन ये तो आप जानते ही दोस्तों कि 80% इलेक्शन क्लोज हो चुका है। मतलब अब आज शाम तक जब आखिरी मतदान होगा हर पोलिंग बूथ में, तो 80% सीटों पर देश भर की वोटिंग हो चुकी है। अब मात्र 115 सीटें बची हैं। तो मैं जानती हूं आप जानना चाहते हैं अमेठी को लेकर क्या रिपोर्ट है, और अमेठी को लेकर बहुत जबरदस्त रिपोर्ट है मेरे पास, क्योंकि अमेठी को लेकर मैंने आज एक मेरे गोदी मीडिया के पुराने सहयोगी से बात की थी। अच्छा जी। और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उनका नाम ना बताऊं, लेकिन अमेठी को लेकर बड़ी दिलचस्प जानकारी मैं आपको लेकर आई हूं। ये तो आपको गोदी मीडिया भी कोई नहीं बताएगा, और यूट्यूब का कोई पत्रकार भी शायद ही आपको बताए। अंदर की खबर अमेठी से, उस पत्रकार की जुबानी जिसने पिछले 15 दिन लगातार अमेठी में कवर किया और आज वोटिंग भी करीब से देखी, साथ में रायबरेली से चौंकाने वाली तस्वीर कैसे निकल कर आई और कैसे एक सुनामी में तब्दील हो सकता है रायबरेली का चुनाव। सब कुछ तफसील से मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले मैं उस राज्य का लेखा जोखा तो आपके सामने रख दूं, जो राज्य प्रधानमंत्री मोदी का रथ रोक सकता है, जो राज्य मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनने का उनका जो ख्वाब है वो तोड़ सकता है, और वो राज्य है दोस्तों महाराष्ट्र। आज महाराष्ट्र की 13 सीटों पर मतदान हो गया। इसी के साथ महाराष्ट्र में अब चुनाव निपट चुका है, चुनाव अब खत्म हो गया, सारी सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में, जो कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे महत्वपूर्ण राज्य महाराष्ट्र माना जाता है। वोटिंग के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है महाराष्ट्र, बीजेपी के लिहाज से, एनडीए के लिहाज से, क्योंकि हर लिहाज से बीजेपी ये चाहती थी कि वो अपना 2019 का प्रदर्शन दोहराए। लेकिन 19 से लेकर अब 2024 तक मुंबई के समंदर में बहुत पानी बह चुका है, बहुत लहरें उठ चुकी हैं, और लहरों की जद में आया है बीजेपी जबरदस्त तरीके से। दोस्तों आज मुंबई, या फिर ये कह ले कि
जो मराठा गढ़ है, उद्धव ठाकरे का गढ़, मुंबई की सभी सीटों पर आज मतदान हो गया। और इसी के साथ साथ मैंने महाराष्ट्र के एक बहुत गहरे जानकार है, महाराष्ट्र के जानकार है, उनकी भी बात सुनी और कुछ वरिष्ठ पत्रकारों की टिप्पणी भी मैं आपको सुनाऊंगी। उन्होंने महाराष्ट्र को लेकर और देश के लोगों को लेकर, यूपी के वोटिंग को लेकर क्या बोला। लेकिन महाराष्ट्र में मैं आपको बता दूं, ठाणे और कल्याण, जो कि एकनाथ शिंदे के लिए अपने आप को यहां साबित करना बहुत जरूरी था, ये उनका गढ़ माना जाता था। शिंदे के बेटे के साथ बीजेपी की अनबन शुरुआत से सुनाई दे रही थी। सुनाई दे रहा था कि यहाँ पर आरएसएस भी शिंदे का साथ नहीं दे रहा है और सुनने में आया है कि शिंदे के बेटे की सीट यहाँ पर फंस सकती है। उद्धव गुट का यहाँ पर अपर हैंड बताया जा रहा है। इसके अलावा मुंबई की 6 सीटों पर भी आज वोटिंग हो गई और आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा फैक्टर मुंबई की इन 6 सीटों पर अगर कोई था तो वो था उद्धव ठाकरे फैक्टर। मुंबई की सीटों पर बड़े स्तर पर, खास तौर पर जो एक मराठा अस्मिता की बात थी वो बढ़ चढ़कर देखने को मिली और एक आप लहर कह सकते हैं, मुंबई की सीटों पर लहर देखने को मिली उद्धव ठाकरे की। और भाई ये अगर ऐसी ऐसी खबरें आए ना सच में, तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है कि भाई हाँ, देश में अब सच में एक बदलाव देखने को मिलेगा यार। अब 10 साल दे दिया आपको, अब उसके बाद चेंजेस जरूरी होते हैं। कहते हैं ना, लगातार एक एक चीज़ रिपीट करेंगे तो फिर वो गलत हो जाता है। तो चेंजेस बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर इस बार मोदी चुनाव हारते हैं, सच में देश में एक अलग ही रुबाव देखने को मिलेगा, जो कि बहुत जरूरी था। हो सकता है कि ये बेस्ट परफॉर्मिंग मुंबई की सीटों पर उनका प्रदर्शन रहे इस बार चुनाव में। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, बीजेपी के साथ दिक्कत ही हो गई मुंबई में, एक बहुत ही मतलब ऑब्वियस दिक्कत जो बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश की एनसीआर की सीटों के साथ भी हुई। बीजेपी का जो हाई फाई वोटर है, जो हाई क्लास वोटर है, जो अगड़ा वोटर जिसे हम कहते हैं, उसने आज की छुट्टी मान ली। हुआ क्या, फ्राइडे को उसने छुट्टी ली, सैटरडे को छुट्टी थी, संडे को छुट्टी थी और आज मंडे को, क्योंकि चुनाव होता है जिस दिन वोटिंग होती है मुंबई में, छुट्टी थी, तो वो खंडाला और लोखंडवाला निकल गया। तो 2 पत्रकारों से मेरी बात हुई, उन्होंने यही बोला कुमकुम कि यहाँ तो जो मुंबई का अंदर जो बीजेपी का वोटर है, जो हाई फाई सोसाइटीज में रहता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में साल के 365 दिन बीजेपी के लिए मैसेज पे मैसेज, मोदी जी के लिए मैसेज पे मैसेज करता है, कट्टर हिंदुत्व की बातें करता है, वो तो वोट देने निकला ही नहीं, क्योंकि उसको तो पता था कि मोदी जी 400 प्लस आ ही रहे, मोदी जी खुद ही कर रहे हैं 400 प्लस, तो हम अपनी छुट्टी क्यों खराब करें। सैटरडे संडे छुट्टी थी और मंडे। भाई बड़ा बैड लक निकला ये छुट्टियां मोदी जी के लिए, महाराष्ट्र के लिए यार। सच में अगर ऐसा ये चेंजेस हुआ तो काफी नुकसान हो गया भाई, बहुत तगड़ा मिल गई। और वो सारे जितने भी लोग थे वो लोखंडवाला और खंडाला चले गए, जो कि गलत है दोस्तों। कुछ ऐसा ही नोएडा और गाजियाबाद में जब वोटिंग हुई थी तब भी देखने को मिला था, क्योंकि एनसीआर के वोटर को सुबह शाम नौकरी करने वाले को जब वीकेंड की छुट्टी मिलती है तो वो बाहर घूमना प्रेफर करता है। और बीजेपी के वोटर के साथ मुंबई की सीटों में एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ दोस्तों। इसके अलावा एक जोर का झटका बीजेपी को नॉर्थ मुंबई की सीट से लग सकता है। नॉर्थ मुंबई की सीट में मोदी जी के खास मंत्री पीयूष गोयल, जो कि न केवल मोदी जी बल्कि अमित शाह जी के भी बड़े खास मंत्री हैं, कहा जाता है कि मोदी जी और अमित शाह जी के बीच का एक ब्रिज है पीयूष गोयल की सीट भी फंस रही है। सीरियसली भाई, पाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन तो तगड़े मंत्री की सीट फंस रही है। आप सोच सकते हैं मोदी जी के मंत्री पीयूष गोयल, जो कि सबसे सेफ सीट मानी जाती है नॉर्थ मुंबई की, उनकी सीट में गुजराती वर्सेस मराठी वाला सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। और एक और चीज, पीयूष गोयल के लिए सीट सेफ इसलिए थी दोस्तों क्योंकि यहाँ पर गुजराती और नॉर्थ इंडियन बहुत बड़ी तादाद में है। तो ये हमेशा से एक सेफ सीट मानी जाती है पीयूष गोयल के लिए भी, बीजेपी के लिए भी। लेकिन यहाँ पर इस बार क्या हुआ जानते हैं, रिवर्स पोलराइजेशन हो गया। इसके अलावा पीयूष गोयल को लेकर अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि एक मछली मार्केट में वो गए थे, फिश मार्केट में, जहां उन्होंने बदबू आई तो नाक में ऐसे हाथ रख लिया। तो वो जो मछली मार्केट है उसमें खांटी मराठी ग्राहक आता है, खांटी मराठी सेलर है, जो बेचने वाला है वो भी मराठी है। तो उनको ये बात बड़ी चुभी। स्थानीय पत्रकारों ने किस तरह से उसको छापा नहीं छापा, गोदी मीडिया में वो खबर नहीं आई, लेकिन उस हल्के में वो बात बड़ी चुभी कि यहाँ आए तो यहाँ आए हमसे वोट मांगने के लिए, लेकिन यहाँ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, नाक अपनी बंद कर रहे हैं। तो वो एक सेंटिमेंट पीयूष गोयल के खिलाफ गया। ये भी बताया जाता है कि नाक में रुमाल रखना पीयूष गोयल को खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा भाई यार ये चीज मैंने सुन के यार दिमाग हिल गया भाई, कि मतलब एक छोटा सा एक्शन पॉलिटिशियन के लिए, एक छोटा सा एक्शन कितना बड़ा भाई इम्पैक्ट कर सकता है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आज सच में लग रहा है कि नहीं भैया, बंदे को अगर कोई भी कदम उठाना है उसको 10 बार सोचना पड़ेगा अपनी रेपुटेशन के बारे में,
फिर कोई कदम उसको उठाना चाहिए। गोपाल शेट्टी को यहाँ जिस तरह से हटाया गया, तो खुद बीजेपी का भी एक हिस्सा, एक कैडर का हिस्सा है जो इस बात को लेकर नाराज है। तो बड़ी हैरान करने वाला मामला है दोस्तों कि मराठाओं की ऐसी एकता देखने को मिली है इस बार की। ये जो आखिरी चरण का मतदान महाराष्ट्र में निपटा है, जिसमें करीब 13 सीटें निपट गई, महाराष्ट्र का पूरा एक तरह से आप लेखा जोखा कह सकते हैं कि खत्म हो गया, सारी सीटों में मतदान हो गया। वहां पर उन सीटों पर भी फाइट देखने को मिल रही है जो एक्चुअली में बीजेपी की सेफ सीट थी। तो आप सोचिए दोस्तों कि किस स्तर पर जबरदस्त तरीके से महाराष्ट्र में ठाकरे की लहर चल रही है, खासतौर पर मुंबई की सीटों में। इसके अलावा एक जानकार ने तो मुझे ये भी कह दिया कि कुमकुम अगर महाआघाड़ी को 30 सीटें भी मिल जाए तो तुम हैरान मत होना। तो मैंने उनसे कहा कि तो कुछ ज्यादा ही आप दे रहे हैं, लेकिन ये उनकी बात थी तो मैं आपको बढ़ा रही हूँ। इसके अलावा ये भी मुझे कहा गया कि महाराष्ट्र में हो सकता है कि एनडीए करीब 16-17 या बीजेपी 16-17 सीटों के आसपास, वो एनडीए 16-17 पे रुकती है या बीजेपी 16-17 पर रुकती है, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, एनडीए या फिर बीजेपी ने जो सोचकर ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र में गेम किया गया था कि 2 पार्टियां तोड़कर 4 पार्टियां कर दी गई, इससे कोई फायदा नहीं हुआ है, उल्टा नुकसान हुआ है और बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। और महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य बन रहा है दोस्तों जो हर लिहाज से बीजेपी को जोर का झटका देगा, जोर से। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में क्या जबरदस्त तरीके से आज वोटिंग हुई दोस्तों, गजब का मतदान हुआ है उत्तर प्रदेश में। चौंकाने वाली खबरें मैं आपको बताने वाली हूँ। उत्तर प्रदेश में ऐसे नतीजे आ सकते हैं आज के मतदान के बाद कि बीजेपी अपना सर पकड़ लेगी। उत्तर प्रदेश में दोस्तों आज 14 सीटों पर मतदान हुआ। यहाँ पर मतदान को लेकर क्या क्या रुझान, क्या क्या टिप्पणियां हुई, उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं दोस्तों। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार ने लिखा है, सत्ता से बाहर ही नहीं, बहुत दूर हो रही है बीजेपी। बहुत सही, देश का दलित, आदिवासी और अति पिछड़ा मतदाता बदलाव के लिए वोट कर रहा है। सिर्फ 5वें चरण में बीजेपी को यूपी में 11 सीटों का नुकसान होता बड़ा संदेश है। बिहार और झारखंड में ऐसी लहर है। महाराष्ट्र में बदलाव का ट्रेंड पहले दौर से दिख रहा है जो 5वें दौर तक जारी है। लद्दाख में आक्रामक मतदान भी बहुत कुछ कह रहा है। इसके अलावा दोस्तों प्रोफेसर रविकांत, आप इनको बहुत से यूट्यूब चैनल्स में प्रमुखता से अपनी बात रखते हुए दिखाई देते हैं। दलित चिंतक के तौर पर आप इन्हें कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों की राजनीति को बहुत गहराई से पढ़ते, समझते, लिखते और बोलते रहे हैं। ये तो और चौंकाने वाली भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं यूपी की 14 सीटों में से 11 पर इंडिया गठबंधन की आंधी चल रही है। 9 सीटों पर 1 लाख से ज्यादा बढ़त। राहुल गांधी दलित पिछड़ों में हीरो बनकर उभरे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी को खूब पसंद किया जा रहा है। इसके अलावा प्रोफेसर रविकांत की एक और टिप्पणी आज के इस मतदान के बाद, 15 साल बाद यूपी में कांग्रेस दहाई का आंकड़ा पार कर सकती है। इसके अलावा पत्रकार प्रकाश नारायण सिंह लिखते हैं, योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा। बस इस सूचना खबर अफवाह ने यूपी के राजपूत समाज को सपा की तरफ मोड़ दिया। बीजेपी का कोर वोटर सवर्ण आज की तारीख में बीजेपी से दरक गया है। अब हिंदुत्व की ठेकेदारी गैर यादव, ओबीसी और एक हद तक दलितों के पास है। तो एक बहुत मिलीजुली प्रक्रिया, इसीलिए मैंने कहा कि मैं तीनों ही प्रतिक्रियाएं आपके सामने रखूं, उसके बाद आप इसके साथ जस्टिस करें। तो अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सीटों पर, और जाहिर सी बात है आपकी जुबान पर अमेठी और रायबरेली के बारे में कुछ बताओ कुमकुम, ये होगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप इस तस्वीर को देखें। भाई ये क्या लहर है भाई, प्रयागराज ये लहर देख के लगता नहीं है कि भाई कुछ बीजेपी वालों को मिलने वाला है। सच बताऊं यार, क्या देख रहे हो इतनी गर्मी में लोग कैसे मतलब एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। सच में यार, प्रयागराज में फूलपुर में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैली थी। रैली क्या कहें, रैला था। जहां नजर दौड़ाए वहां भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़। इतनी भीड़ दोस्तों कि स्टेज और जो पब्लिक है उनके बीच में कोई फर्क ही नहीं था। पब्लिक और स्टेज एक हो चुका था। माहौल ऐसा हो गया था कि 12 से 10 मिनट के अंदर अखिलेश यादव और राहुल गांधी को रैली खत्म करनी पड़ गई, क्योंकि डर ये था कि अगर भगदड़ मच गई तो क्या होगा। मतलब प्रशासन को अंदाजा ही नहीं था कि 5 गुना ज्यादा भीड़ आ सकती है। ये आलम आप देखिए, और खास तौर पर तब जब ये है, मतलब ये वो लहर है जो देश को सच में बदलाव लाने के लिए मजबूर कर रही है। देख रहे हैं आप लोग, मतलब कि राहुल गांधी हाथ में संविधान लेकर कुछ इस तरह से संविधान को अपने सर के ऊपर रखते हैं और याद दिलाते हैं कि ये देश संविधान से चलेगा। तो क्या माहौल वहां पर था दोस्तों। इस चुनाव में यकीन मानिए, इस चुनाव में इस तरह की रैली कहीं भी देखने को नहीं मिली, कहीं भी। हाँ, इस तरह की कई रैलियां तेजस्वी यादव के
रैलियों में हम इस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन उनकी सभाओं की भीड़ और इस सभा की भीड़ में अंतर है। लेकिन फिर भी हम तारीफ करेंगे, तेजस्वी यादव भी कुछ इस तरह का माहौल बनाए हुए हैं और इंडिया गठबंधन का झंडा अकेले उठाए हुए हैं बिहार में। लेकिन हम बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की इस भीड़, कल आई इस भीड़ ने आज के क्या रुझान दे दिए, लीजिए आपके सामने रख देती हूँ। दोस्तों, मेरे एक पुराने गोदी मीडिया के साथी है, 15 दिन से वही काम है, अमेठी में ही उनका काम है, अमेठी में ही वो कवर कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा भी अमेठी में कैसी वोटिंग चल रही है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा नाम मत लेना, लेकिन अमेठी में स्मृति ईरानी की गाड़ी फंस सकती है। ये उन्होंने साफ तौर पर बोला। मतलब कोई यूट्यूबर, कोई आजाद पत्रकार ये बोले तो ये लगता है कि नहीं, ये तो आप लोग यही बोलते हैं ना, और अंधभक्त भी यही बोलते हैं कि ये तो सरकार के विरोधी हैं। लेकिन गोदी मीडिया के एक पत्रकार ने मुझसे कहा कि स्मृति ईरानी की सीट फंस गई है। एक एक वोट की फाइट हुई आज अमेठी में, और जिस तरह से केएल शर्मा बूथों में घूम रहे थे, देखिए ये वीडियो केएल शर्मा की, बूथों में घूम घूम कर वोटिंग का जायजा ले रहे थे। ये बता रहा था कि स्मृति ईरानी जो 1 महीने पहले पूरी दुनिया को चैलेंज दे रही थी, कभी इसको कभी उसको, उनकी खुद की सीट उनके लिए चैलेंज बन गई। तो सवाल इसीलिए उठने शुरू हो गए कि क्या स्थितियां ये थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी रैली नहीं की, अमेठी में पीएम मोदी ने एक भी रैली नहीं की थी स्मृति ईरानी के लिए, जबकि 14 और 19 में की थी। अमित शाह भले ही 2 बार आए, लेकिन मोदी जी नहीं आए। तो सवाल ये कि क्या मोदी जी को ऐसा लगा कि स्मृति ईरानी खुद ही अपने दम पर सीट निकाल लेंगे। यहाँ पर याद रखें दोस्तों, स्मृति ईरानी सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक है, सबसे कद्दावर मंत्रियों में से एक है। कोई बड़ा मुद्दा होता है तो स्मृति ईरानी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है। राहुल गांधी के खिलाफ तो करवाई ही जाती है, इसके अलावा भी कोई बड़ा मुद्दा होता है तो स्मृति ईरानी एक अच्छी वक्ता के तौर पर आगे की जाती है पार्टी और सरकार की तरफ से। लेकिन स्मृति ईरानी की खुद की सीट अगर फंस गई और राहुल गांधी के एक दौर में पीए रहे, किशोरी लाल शर्मा ने उनको हरा दिया, तो फिर स्मृति ईरानी क्या करेंगी। लेकिन इस बीच रायबरेली की तस्वीरें भी मैं चाहती हूँ आप देख लें। लगातार राहुल गांधी बूथ पे बूथ राहुल गांधी रायबरेली के कई बूथों पर आज पूरा दिन तपती गर्मी में लोगों के बीच जा रहे थे। कहीं कोई शिकायत सुन रहे थे, कहीं कोई शिकायत सुन रहे थे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात भाई, एक चीज मैंने देखी है इस बंदे में, जब से इन्होंने पदयात्रा निकाली उसके बाद इनके अंदर काफी चेंजेस हुए। अगर जैसे भी इलेक्शन चल रहे हैं तो क्या ये भी हो सकता है कि शायद इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, लेकिन भाई चेंजेस तो हुए हैं। जिस तरीके से ये पहला मैं मंत्री देख रहा हूँ जो लोगों के बीच में जा के बैठ रहा है, बातें सुन रहा है, खाना खा रहा है, भाई हो रहा है, लेकिन बदलाव चाहिए। वोटर्स तो से देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं। जो ये कहते हैं कि शहजादे आसमान में उड़ते हैं, वो देख लें, शहजादे बूथ घूमते हैं, ना केवल घूमते हैं बल्कि केवल और केवल वोटर से बात करते हैं और वहां तैयारियों का जायजा लेते हैं। एक आम प्रत्याशी होता है ना जो सांसदी का, बिल्कुल उस तरह से राहुल गांधी ने यहाँ पर बूथ घूमकर लोगों के बीच संदेश दे दिया कि वो कहीं नहीं जाने वाले, वो यही रहने वाले हैं। तो अमेठी में वोटिंग प्रतिशत भी बाकी सीटों के मुताबिक 3 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत था वो काफी ज्यादा था। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जो फाइनल आंकड़ा आएगा सभी सीटों से, उसमें सबसे ज्यादा शायद अमेठी की ही सीट होगी। लेकिन एक जबरदस्त खबर तो मैं आपको बताना भूल ही गई, राजनाथ सिंह। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी ये सोचती थी कि लखनऊ की राजनाथ सिंह की सीट पर तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं, क्योंकि 1-2 लाख के मार्जिन के ऊपर से यहाँ से हमेशा जीतते आए हैं राजनाथ सिंह। लेकिन सुना है कि राजनाथ सिंह की सीट भी फंस गई। सीरियसली में ऐसा हो गया यार? राजनाथ सिंह को जबरदस्त क्लोज फाइट यहाँ पर देखने को मिली है। हो सकता है कि वो सीट निकाल लें, हालांकि अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि राजनाथ सिंह हार जाएंगे, लेकिन राजनाथ सिंह को भी लखनऊ में क्लोज फाइट झेलनी पड़ी। अच्छी खासी फाइट उनको दी। राजनाथ सिंह को किसने क्लोज फाइट दी दोस्तों? समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा हैं, उन्होंने जबरदस्त टक्कर दी। और इसका एक आंकड़ा भी है मेरे पास दोस्तों। 2022 के विधानसभा जो चुनाव हुए थे, बीजेपी ने 2 विधानसभा सीटें जीती थी इस क्षेत्र की, और समाजवादी पार्टी ने 3 जीती थी। यहाँ समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा जनाधार है, ऐसा नहीं कि बीजेपी यहाँ क्लीन स्वीप करेगी। तो आप सोचिए दोस्तों, लखनऊ जो गढ़ रहा है हमेशा से बीजेपी का, सबसे सेफ सीट है। मतलब लखनऊ के लिए तो ये कहा जाता है राजनाथ सिंह एक रैली भी ना करे, राजनाथ सिंह प्रचार करने ना जाए तो भी जीत जाएंगे। लेकिन हालत ये हो गई कि राजनाथ सिंह को भी यहाँ पर कड़ी टक्कर झेलनी पड़ी है। और आज वोटिंग में बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि राजनाथ सिंह को भी इस बार का ये चुनाव याद रहेगा। हालांकि मैं फील्ड पे नहीं उतरी, मुझे नहीं पता वहां पर क्या हालात है, लेकिन हाँ लखनऊ को लेकर तो आप सोच सकते हैं लखनऊ जो सबसे सेफ सीट है पूरे उत्तर प्रदेश में, बनारस, लखनऊ, ये सबसे सेफ सीटें हैं बीजेपी के लिए। तो बाकी सीटों का क्या हाल होगा? इसके अलावा दोस्तों एक और वीडियो बड़ा वायरल हुआ आज। राजीव रंजन जो न्यूज़ 24 के लिए
एक माहौल क्या है, बहुत पॉपुलर शो करते हैं, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया शो है उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बीएसपी का पोलिंग एजेंट ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा है कि बीएसपी की तो कई सीटों में जमानत जब्त होने वाली है और बीएसपी का जो वोटर है वो कांग्रेस पार्टी में शिफ्ट हो रहा है। और ये बात पिछले कई दिनों से कई जानकार कह रहे हैं दोस्तों, ये बात मुझे भी कई लोगों ने बोली। और आज ये बात, माहौल क्या है कि उस शो में बीएसपी के पोलिंग एजेंट ने जो बूथ में पोलिंग एजेंट होता है उसने ये बात कही कि बीएसपी की जमानत जब्त हो सकती है, यहाँ नहीं कई जगह हो सकती है, क्योंकि जो बहन जी जिस तरह से बीजेपी के आगे एक तरह से उन्होंने सरेंडर कर दिया, मतलब बीजेपी के लिए, बीजेपी को सेफ एक पैसेज देने के लिए कैंडिडेट बदल दिए, उसके अलावा अपने भतीजे को एक रैली के बाद उनको उनके पदों से हटा दिया, उसका क्लियर मैसेज दलितों के बीच गया है। ये तो पोलिंग एजेंट बोल रहे हैं बीएसपी के कि बीएसपी की जमानत जब्त हो जाएगी। यानी कि राहुल गांधी का जो संविधान वाला नारा था वो जमीन पर उत्तर प्रदेश में दलितों ने हाथों हाथ लिया है और बीएसपी का वोटर राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी को शिफ्ट कर रहा है। अखिलेश यादव का पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वो चल रहा है। और अगर ये सब कुछ चल रहा है दोस्तों, तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैली की जो ये भीड़ है, क्या ये उत्तर प्रदेश का सच दिखाती है? और अगर ऐसा है दोस्तों तो यकीन मानिए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ये दो राज्य हैं जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब मोदी जी का तोड़ सकते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, कमेंट बॉक्स में और जितना बताइएगा। हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भाई काफ़ी तगड़ी खबरें और काफ़ी तगड़ी कवरेज देखी आज की इस वीडियो में, और सच में कुछ अलग लहर, कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है मुझे लग रहा है इस चुनाव में। और भाई अगर ऐसा हुआ तो समझ जाइए कि देश की अर्थव्यवस्था तो बाद की बात, देश के जो कानून है, लॉ है, वो बच जाएगा। अदरवाइज़ अगर मोदी आए तो समझ लीजिए देश के कानून मिट्टी पलेत होने वाली है। तो इस वीडियो को देख के आपको क्या लगता है कि मतलब कि जो ये आंकड़े हैं, क्या ये सच हैं, क्या ये सच होने वाले हैं 4 जून को या नहीं होंगे? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे से रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।